इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं। ये स्रोत सत्यों को मतलब सच को परखने के तरीकों पर बात करता है। हाँ, कि सच और झूठ में फर्क कैसे किया जाए। बिल्कुल। स्रोत में 5 प्रकार की परीक्षा बताई गई हैं, 5 तरीके। तो आज हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये आज के टाइम में बहुत ज़रूरी भी है। मतलब इतनी सारी जानकारी है चारों तरफ, तो ये समझना कि भाई सच क्या है, इसके लिए कोई सिस्टमैटिक तरीका तो होना ही चाहिए। सही कहा। ये स्रोत हमें एक तरह का फ्रेमवर्क देता है। पुराना है, पर शायद आज भी काम का हो। बिल्कुल। तो ये 5 परीक्षाएं या कसौटियां हैं। पहली क्या है, जरा बताइए। पहली परीक्षा है ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेद। इनके हिसाब से जो बात ठीक बैठे, जो इनके अनुकूल हो, वो सत्य है। अच्छा, मतलब एक तरह से जो बेसिक सिद्धांत हैं उनसे मेल खाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और जो इनके उलट हो, वो असत्य। ठीक है। और दूसरी? दूसरी है सृष्टि क्रम की अनुकूलता, यानी जो चीज नेचर के लॉज, प्रकृति के नियमों के हिसाब से मुमकिन हो, वही सच है। जैसे कोई उदाहरण है इसका? हाँ, स्रोत में ही दिया है। जैसे ये कहना कि बिना माता पिता के संयोग के कोई संतान पैदा हो गई, ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है ना। हाँ, ये तो नामुमकिन है। तो बस, क्योंकि ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, इसलिए ये बात असत्य मानी जाएगी। मतलब जो हो ही नहीं सकता, वो सच कैसे होगा। समझ गया, समझ गया। लॉजिकल है। और तीसरी कसौटी, आपने आप्त पुरुषों का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, आप्त पुरुष। तीसरी कसौटी इन्हीं से जुड़ी है। आप्त पुरुष मतलब वो लोग जो धार्मिक हों, बहुत विद्वान हों, हमेशा सच बोलते हों, निष्पक्ष हों, सबका भला चाहें। अच्छा, यानी भरोसेमंद और ज्ञानी लोग। बिल्कुल। तो तीसरी कसौटी ये कहती है कि ऐसे लोगों ने जो कहा है या जो किया है, उसके अनुसार जो बात हो, वो सत्य है। क्योंकि माना जाता है कि ऐसे लोग बिना सोचे समझे या किसी स्वार्थ से कुछ नहीं कहते। ठीक है, तो ये हो गई 3। चौथी परीक्षा? चौथी थोड़ी अलग है। ये अपनी आत्मा की पवित्रता और विद्या से जुड़ी है। मतलब जो बात हमारे अंदर की आवाज को, हमारी अपनी समझ और विवेक को सही लगे। अपनी अंतरात्मा की आवाज। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे हमें सुख पसंद है, दुख नहीं, तो दूसरों के लिए भी वैसा ही सोचना। इस तरह की जो अपनी आंतरिक नैतिकता है, उसके साथ जो बात मेल खाए, वो सही है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। ये हो गई 4 कसौटियां। व्यवहार, प्रकृति, भरोसेमंद लोग और अपनी अंतरात्मा। 5वीं वाली थोड़ी अलग लग रही थी, वो परमाणु वाली बात। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 5वीं परीक्षा है 8 प्रमाणुओं के साथ अनुकूलता। अच्छा। ये 8 प्रमाण असल में सत्य को जांचने के, परखने के टूल है, साधन है। 8 प्रमाण? अच्छा, कौन कौन से हैं ये? इसमें सबसे पहला और शायद सबसे कॉमन है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब जो हम सीधा सीधा अपनी इंद्रियों से जानते हैं, जैसे आंखों से देखना, कानों से सुनना। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो उदाहरण दिया जाता है ना, अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, पर रोशनी में देखकर पक्का हो जाना कि वो रस्सी ही है। ये जो पक्का ज्ञान हुआ, वो प्रत्यक्ष है। ओके, ये तो हुआ डायरेक्ट एक्सपीरियंस। पर हर चीज डायरेक्ट तो नहीं देख सकते। सही बात है। इसीलिए दूसरा प्रमाण है अनुमान। मतलब किसी चिन्ह या लक्षण को देखकर किसी छिपी हुई चीज का अंदाजा लगाना। जैसे कहीं धुआं उठ रहा हो तो हम अंदाजा लगाते कि वहां आग होगी। हाँ, या जैसे किसी बच्चे को देखकर उसके माँ बाप का अनुमान लगाना। बिल्कुल। और अनुमान के भी 3 टाइप बताए हैं। पूर्ववत यानी कारण देखकर कार्य का अंदाजा, जैसे बादल देखकर बारिश का। शेषवत यानी कारण देखकर कार्य का अंदाजा, जैसे नदी में बाढ़ देखकर समझना कि पहाड़ों पर बारिश हुई होगी। अच्छा। और तीसरा सामान्य तो दृष्ट, मतलब कॉमन सेंस या जनरल ऑब्जर्वेशन के आधार पर, जैसे कोई चलकर ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, बिना चले नहीं। ये तो सोचने के अलग अलग तरीके हो गए, काफी डिटेल्ड है। और कौन से प्रमाण हैं? तीसरा है उपमान। उपमान मतलब समानता के आधार पर जानना। जैसे किसी ने आपको बताया कि नील गाय जो है वो गाय जैसी दिखती है, फिर आपने जंगल में वैसा जानवर देखा तो आप पहचान गए कि अच्छा, ये नील गाय है। अच्छा, कंपैरिजन से समझना, ठीक है। और चौथा है शब्द प्रमाण, यानी किसी आप्त पुरुष, मतलब वही भरोसेमंद और ज्ञानी व्यक्ति, या फिर वेद जैसे प्रमाणिक ग्रंथ का वचन,
उनकी कही बात को प्रमाण मानना। ओके, तो ये 4 मुख्य हो गए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। बाकी के 4 कौन से संक्षेप में? हाँ, बाकी 4 है। 5वां है ऐतिह्य यानी इतिहास या किसी का जीवन चरित्र जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। 6वां है अर्थापत्ति, मतलब एक बात कहने से दूसरी बात अपने आप समझ आ जाए। जैसे अगर कहें बादल है तो बारिश होगी, तो इसका मतलब ये भी है कि बिना बादल बारिश नहीं होगी। अच्छा, इम्प्लीकेशन। हाँ। 7वां है संभव, यानी जो चीज पॉसिबल हो, सृष्टि क्रम के अनुसार हो, जैसे माँ बाप से संतान होना संभव है। और 8वां है अभाव, यानी किसी चीज के न होने का ज्ञान, जैसे इस कमरे में हाथी नहीं है तो यहाँ हाथी का अभाव है। ये भी एक तरह का ज्ञान है। बाप रे, 8 अलग अलग तरीके सत्य को जांचने के, और वो भी 5वीं कसौटी के अंदर। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब प्रैक्टिकली क्या करें? देखिए, निचोड़ ये है कि किसी भी बात को सच मानने से पहले उसे कई पैमानों पर तौलना चाहिए, सिर्फ एक तरीके पर डिपेंड नहीं रहना। हाँ, ये नहीं कि बस सुन लिया और मान लिया। बिल्कुल। ये 5 परीक्षाएं और 8 प्रमाण, ये सब मिलकर एक तरह का चेकलिस्ट या गाइडलाइन देते हैं कि भाई कोई जानकारी आई है तो देखो, क्या ये प्रकृति के नियम के हिसाब से है? क्या भरोसेमंद लोग ऐसा कहते हैं? क्या मेरी अपनी आत्मा, मेरा विवेक इसे मानता है? क्या इसे लॉजिकली प्रमाणों से सिद्ध कर सकते हैं? तो स्रोत कहता है कि इसी तरह सोच समझकर परीक्षा करके ही पढ़ाना चाहिए। हाँ, और ये सिर्फ कोई पुरानी दार्शनिक बात नहीं है, ये असल में क्रिटिकल थिंकिंग है, विवेक से सोचना। सही कहा। आज के इस इंफॉर्मेशन एज में जहां इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है, ये तरीके शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। प्रकृति, नैतिकता, विश्वसनीय स्रोत, तर्क, इन सब को ध्यान में रखना। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आज की ये जो डिजिटल दुनिया है, जहां कोई भी खबर, कोई भी जानकारी पल भर में कहीं से कहीं पहुंच जाती है, वहां सच और झूठ को परखने के ये जो सदियों पुराने तरीके हैं, ये कितने काम आ सकते हैं? और क्या हम वाकई इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं? कैसे? ये सोचने वाली बात है।